नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर करतार सिंह पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे संस्कृत के अर्वाचीन कवियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण श्रृंखला हमारी चल रही है उसकी कड़ी के बारे में। उसकी लगभग 8 कड़ियां आपके सामने उपस्थित हो चुकी है। आज की 9वीं कड़ी में पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हृदय से स्वागत। आइए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। प्रेम पयोधी नामक जो कृति है अनुवादो वर्तते, ये किसका अनुवाद है? प्रेम सागर से, भ्रमर सागर से, करिमा इत्यस्य, गुलिस्ता इत्यस्य। ठीक है, तो प्रेम पयोधी नामक कृति का जो सीधा संबंध है वो किसके साथ है? भ्रमर गीत के साथ है यहाँ पर। ठीक है, अब भ्रमर गीत परंपरा क्या है, इस परंपरा के बारे में आपको देखना है। भ्रमर गीत नामकरण क्यों पड़ा था, इस परंपरा के बारे में देखना है। इस नामकरण के लिए आपको कहीं न कहीं हिंदी में भी चलना पड़ेगा। इस नामकरण के लिए कहीं न कहीं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परंपरा भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सूर सागर में से किस तरह से गेयता से परिपूर्ण पदों को निकाल करके हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा उनको भ्रमर गीत नाम दे दिया गया था। उस भ्रमर गीत की परंपरा क्या होती है, भ्रमर गीत शैली क्या होती है। ठीक है, प्रेम पयोधी में उस भ्रमर गीत को आधार बना करके किस तरह से वर्णन कर दिया गया है, यहाँ पर किस रचनाकार के द्वारा वर्णन किया गया है, इसकी शैली कौन सी है, इसमें कौन से छंदों का और कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है, ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल इसका उत्तर जो हो गया वो हो गया भ्रमर गीत। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेव उपनामना स्मृतिकार प्रसिद्ध विद्यानाथ शास्त्री, पंडित नित्यानंद शास्त्री, पंडित विश्वेश्वर नाथ और पंडित श्री राम दवे। तो जब आप नाम को पढ़ते हैं, जब आप सिलेबस को पढ़ते हैं, तो वहीं पर मैंने बार बार बात की, जब आप पढ़ेंगे पंडित मधुसूदन तो ओझा ऑटोमेटिक उनके साथ निकलेगा सर ने, पंडित मधुसूदन ओझा। इसी प्रकार जब पंडित विश्वेश्वर नाथ की बात करेंगे तो सीधा नाम अपने आप निकल करके आएगा कि पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया सी विकल्प, क्योंकि विश्वेश्वर नाथ के साथ में जो रेव सरनेम है वो लगा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन सिंपल लग सकता है, क्वेश्चन छोटा लग सकता है, लेकिन प्रश्न का जो लेवल होता है वो कहीं काम नहीं आता, स्तर कहीं काम नहीं आता। उस टाइम की क्या मानसिकता रही होगी, पेपर सेटर की क्या मानसिकता रही होगी, किस ढंग से उन्होंने सवाल को निकाला, ऐसे हो सकते हैं। सिंपल भी प्रश्न होते हैं, मीडियम साइज के भी होते हैं, मीडियम लेवल के भी होते हैं और हार्ड लेवल के भी होते हैं। सभी स्तरों को मिलाकर के प्रश्न बनाए जाते हैं, आप भली भांति जानते हैं। बस सिर्फ ये आपके मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए कि हम सब जानते हैं। ठीक है, ये जब मस्तिष्क में आ जाती है कि हम सर्वोत्तम सर्वोत्तम है, सर्वे सर्व है, सब कुछ जानते हैं, हम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, ये सारी चीजें मेरे अंदर विराजमान है, फिर बाहर से चीजें जो जाना होता है वो बंद हो जाती है। जैसे भरी सराय को देखकर यात्री गेट पर से ही लौट जाता है कि नहीं इसमें तो जगह ही नहीं है, भरी हुई गाड़ी को देखकर लौट जाए कि इसमें तो जगह नहीं, कहाँ बैठेंगे। ऐसी स्थिति हमारे मस्तिष्क की होती है। मनोविज्ञान ऐसा कहते हैं, सिगमंड फ्रायड ऐसा कहते हैं, मारिया मॉन्टेसरी ऐसा कहती है। भली भांति आप मनोविज्ञान के सिद्धांतों से परिचित रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पंडित मधुसूदन ओझा कस्य विषय से प्रमुख विद्वान आसीत। पंडित मधुसूदन ओझा इनमें से कौन से विषय के प्रमुख विद्वान है? वो वेद विज्ञान के विषय के प्रमुख विद्वान है, आयुर्वेद विज्ञान के विषय के हैं, तंत्र विज्ञान के हैं या शस्त्र विज्ञान के। ठीक है, तो मैंने बताया कि पंडित मधुसूदन ओझा ने तो अपना सारा जीवन जो है वो वेद विज्ञान पर ही लगा दिया, इसीलिए उनको वेद वाचस्पति की उपाधि दी गई। पूरा जब हम नाम देखेंगे पंडित मधुसूदन ओझा का तो लिखा होगा वेद वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा, वेद वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो गया वो होगा वेद विज्ञान, क्योंकि पंडित मधुसूदन ओझा ने वेद विज्ञान पर ही कार्य किया है। सर्वाधिक इनका जो कार्य है, महत्वपूर्ण इनका जो कार्य है वो वेद विज्ञान पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पंडित हरिशास्त्री दाधित रचना वर्तते। कौन सी रचना? कोल विलासे, आर्य विधाने, करुणा निधि या प्रश्नोत्तर माला है। तो इनकी जो हरिशास्त्री दाधित की जो कृति है वो है कौल विलास। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया क्या? कोल विलास। अब सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि कोल विलास किस विषय पर आधारित है। एक बार ये पूछा गया कि इनमें से तंत्र विज्ञान पर आधारित कृति कौन सी है, तो तंत्र विज्ञान पर आधारित कृति ये कोल विलास है। ठीक है, कोल होता क्या है? यदि हम तांत्रिक विषय वस्तु को जानते हैं, ठीक है, लोगों को तंत्र से थोड़ा भूत प्रेत की जैसी फीलिंग आने लगती है कि तंत्र होगा, भूत प्रेत रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये संस्कृत का विषय, ज्योतिष संस्कृत का एक विषय रहा है, तंत्र विज्ञान संस्कृत का एक विषय रहा है, ये विज्ञान है अपने आप में। ठीक है, तो ये इस तंत्र विज्ञान पर आधारित कोल विलास नामक कृति। विषय वस्तु की चर्चा फिलहाल हम नहीं करने, अपर दिशा में चले जाएंगे। सही उत्तर मेरा कोल विलास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। मूड विचिकित्सा वर्तते, कथा संग्रह, उपन्यास, महाकाव्य, खंड काव्य। सामान्य सा प्रश्न है यहाँ पर, उपन्यास ये कृति है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यात्रा विलासम रचना वर्तते, पंडित जगदीश चंद्राचार्य की, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की, पंडित नवल किशोर काकर की या पंडित राम प्रसाद शास्त्री की। यात्रा विलासम कृति, पहले भी हम इसकी रचना, इस कृति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो यात्रा विलासम नामक जो कृति है पंडित नवल किशोर कांकर की ये कृति रही है। सही विकल्प के रूप में, सही उत्तर के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं पंडित नवल किशोर कांकर की। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर 86 के बाद में हम मकरंदिका या नायक अस्थि, इनमें से मकरंदिका नामक जो कृति है उसका नायक रुद्रसेन है, चित्रकेतु है, श्वेत केतु या श्रुत कीर्ति। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा चित्रकेतु। चित्रकेतु जो है इस कृति का नायक है।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसकी नायिका कौन है, ये भी आपको कहीं न कहीं विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं चित्रकेतु की बात कर रहा हूँ, विषय इसमें किस चीज का वर्णन किया ये भी आपको ध्यान रखना है, रचनाकार कौन है ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको लगेगा कि मैं प्रश्न समाधान दे नहीं रहा, शंकाएं पैदा करना हमारा काम होता है, जब समय आता है तो समाधान भी हम करते हैं। फिलहाल इन प्रश्नों का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका समाधान करने का समय है, तो मैं इसका समाधान कर रहा हूँ। चित्रकेतु का समाधान मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जगदीश चंद्राचार्य से कृतिरस्ति, कौन सी कृति? परिवार युद्धम, योग शतकम, वासुदेव चरितम, श्री कृष्ण चरितम। तो इनमें से पंडित जगदीश चंद्राचार्य की जो कृति है वो है वासुदेव चरितम। वासुदेव चरितम नामक जो कृति है, पंडित वासुदेव चरितम नामक कृति पंडित जगदीश चंद्राचार्य की कृति है, क्योंकि उसमें नाम से ही पता चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है। अब भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किस ढंग से किया है? श्री कृष्ण के चरित्र को तो हमने हजारों रूपों में देखा है, किस ढंग से देखा? क्या एक साधारण मनुष्य के रूप में है, क्या एक नटखट युवावस्था के रूप में, किशोर के रूप में उनका वर्णन है, या उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं का वर्णन है, या फिर उनका कहीं पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनका वर्णन है, या फिर महाभारत में जो भूमिका निभाने वाले उसके रूप में उनका वर्णन है? ये पूरी की पूरी जानकारी आपको इस कृति को पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। समय है तो जरूर पढ़िए, नहीं समय है तो समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब समय निकल गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा हमारे सामने। रिसर्च करने के लिए समय हमारे पास नहीं है कि अब की बार चलो ऐसे एग्जाम दे के देख लेते हैं, अगली बार ठीक ढंग से तैयारी कर लेंगे, अभी थोड़ा समय है। ठीक है, हमारे पास ऐसा रिसर्च करने का समय नहीं है हमारे पास में। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जगदीश चंद्राचार्य की कृति वासुदेव चरितम पर हम चर्चा कर चुके हैं। ब्रह्मानंद शर्मणे लाक्षणिको ग्रंथ वर्तते, अलंकार कौतुकम, काव्य सत्यालोक, अभिनव काव्य प्रकाश और भारत विलास। ठीक है, इसमें भारतीय विलास। तो सवाल पूछा गया कि लाक्षणिक ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लक्षण ग्रंथ होते क्या है। आपने हिंदी में रीतिकाल को यदि पढ़ा है तो वहां पर लक्षण ग्रंथों का प्रारंभ होता है। हिंदी में जो रीतिकाल की परंपरा है वहां से लक्षण ग्रंथों का प्रारंभ होता है। लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं, कैसे लक्षण की कसौटी पर? लक्षण होता क्या है? ठीक है, किसी की किसी से अलग पहचान होना ही तो लक्षण है। शासनादि गलकंबल जब आपने पढ़ा होगा वहां पर निरुक्त आदि को, तो वहां पर होता क्या है कि किसी में एक विशेष चीज होगी, उस विशेष चीज के माध्यम से यदि हमने उसको पहचान लिया तो वो विशेष कथन है, उसका लक्षण हो गया। तो यहाँ पूछा कि ब्रह्मानंद शर्मा का काव्य मतलब कौन सा इसमें जो लाक्षणिक ग्रंथ से परिपूर्ण, तो ये जो काव्य सत्यालोक है ये लाक्षणिक ग्रंथ है इनका। ठीक है, अब लाक्षणिक ग्रंथ में क्या होता है, थोड़ी सी भूमिका मैंने आपको बता दी, इसके अतिरिक्त तो उसमें क्या होता है ये आपको पढ़ करके खुद देखना पड़ेगा। दुर्गा प्रसाद द्विवेदी ने 10 कंठ वधम वर्तते। ठीक है, दुर्गा प्रसाद द्विवेदी का जो 10 कंठ वधम नामक महाकाव्य ये क्या है? क्या ये चंपू की शैली में आता है? यदि ये चंपू की शैली में आता है तो क्यों आता है चंपू की शैली में? चंपू काव्य होता क्या है? चंपू काव्य की विशेषता क्या है? कौन से रचनाकार का जो चंपू काव्य बहुत महत्वपूर्ण होता है? चंपू काव्य की परंपरा कहाँ से प्रारंभ होती है? कहीं रामायण तो चंपू काव्य की परंपरा में नहीं आती है, कहीं महाभारत तो चंपू काव्य की परंपरा में नहीं आता है। सारी चीजें समस्यात्मक रूप में आपके सामने छोड़ रहा हूँ। जब जब रामायण और महाभारत की आप चर्चा करेंगे तो पढ़कर के देखना उनकी शैली क्या है, उनकी विषय वस्तु क्या है, वो गद्य का काव्य है, वो पद्य का काव्य है, या अन्य किसी कैटेगरी का काव्य। ये सारी की सारी चीजें समस्यात्मक प्रश्नों के रूप में हम छोड़ रहे हैं। हमारी पूरी श्रृंखला आपके साथ में हमने शेयर की है, पहली से लेकर के लगभग जहां तक मेरा ख्याल है ये 9वीं श्रृंखला रही होगी हमारी। 9वीं श्रृंखला में हर क्वेश्चन को हमने बारीकी से आपके साथ में शेयर किया है, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ उसका समाधान देने की कोशिश की है, उस क्वेश्चन के कितने और विकल्प हो सकते हैं इसको हमने देखने की कोशिश की है। संस्कृत के अर्वाचीन कवियों से संबंध किसी भी प्रकार की यदि अन्य जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से बेझिझक होकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारी चीजें केवल पैसे में नहीं खरीदी जा सकती, मानवीय रिश्ते भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी का रिश्ता है जो इसी प्रकार की भावनाओं पर आधारित होता है। किसी भी रूप में आप हमसे संपर्क कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।